Hello everyone, welcome to our channel is CUET with Education Hotspot, and here in this video we are covering the cartoon based question or the diagram related question with regard to your class 12 political science. We all know कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है और आपका जो CUET एग्जामिनेशन है विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल साइंस, वहां पे आपके जो यहाँ पे कार्टून बेस्ड या बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं चैप्टर में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है और यहाँ पे कुछ टर्म्स पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, न्यू लिबरलिज्म। सो दिस वर्ड इज देयर। तो थोड़ा सा हम पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली न्यू लिबरलिज्म मीन्स, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो बनाए, बिकॉज एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये टर्म यूज किया गया है। तो नियो लिबरलिज्म, देखिए लिबरल वर्ड जब हम यूज करते हैं तो लिबरल मतलब होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वहां पे आप फ्री मार्केट अप्रोच फॉलो कर रहे हो। मीन्स आप ऐसी अप्रोच फॉलो कर रहे हो जहां पे गवर्नमेंट का, सरकार का इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है, राइट। सरकार का इंटरवेंशन वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है इस तरीके की मार्केट में। तो जो नियो लिबरलिज्म है वो इस तरीके का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्फेसिस, वो फोकस करती है किस पे, फ्री मार्केट पे। फ्री मार्केट क्या होती है? वो मार्केट जहाँ पे कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट। फ्री मार्केट, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्राइवेटाइजेशन जहां पे आप प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो वर्क करते हैं, प्लस डी रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। वहां पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है चीजों को रेगुलेट नहीं करती है। सो दिस इज नियो लिबरलिज्म, राइट। ये एक तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है जहां प्राइवेटाइजेशन को आप प्रमोट करने की बात कर रहे हो। ग्लोबलाइजेशन भी इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, बिकॉज जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, ट्रेड जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान है, तो ग्लोबलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप जो है डी रेगुलेशन का कंसेप्ट भी देखती हूँ। लेकिन हाँ, इसको किसी पॉइंट पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। न्यू लिबरलिज्म की कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। व्हाट आर दोज नेगेटिव एस्पेक्ट? अगर हम यहाँ पे देखें तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है न्यू लिबरलिज्म का, अगर डिटेल क्वेश्चन में आ जाए, कि इसमें हमें इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, राइट। इनकम इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। मीन्स जो रिच है वो और रिच हो जाएंगे, जो पुअर है वो और पुअर हो जाएंगे। तो ये इशू देखने को मिलता है। प्लस ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको थोड़ा सा कमजोर कर देगा, क्योंकि आप बात कर रहे हो प्राइवेटाइजेशन की। तो जब हेल्थ केयर, एजुकेशन में प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो दे विल फोकस ऑन द अर्निंग प्रॉफिट, राइट। वो वेलफेयर अप्रोच पे फोकस नहीं करेंगे और उसकी वजह से काफी सारे लोगों तक ये बेसिक फैसिलिटीज जो है वो नहीं पहुंच पाएंगी, राइट। इसके अलावा एनवायरमेंट पे भी नेगेटिव हार्म हो सकता है न्यू लिबरलिज्म का। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी हो सकता है, ये आप अपने पास कहीं ना कहीं लिख लेंगे पॉइंट। बिकॉज देखिए एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कैसे? क्योंकि लोग प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करेंगे। पीपल विल फोकस, प्राइवेटाइजेशन है तो वो प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, कीपिंग असाइड द कंसेप्ट की एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन करके चलना जरूरी है, राइट। तो ये हमने एक टर्म था जो शायद आप लोगों को डिटेल में नहीं पता होगा, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं। अगर इस लाइन को कोट करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट द आंसर, वो कह रहा है एनजीओज जो होते हैं वो एजेंट हैं इंपीरियलिज्म के, कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजिंग है, करप्टिंग है, एंड मासेस को, क्राउड को मिसलीड करते हैं। तो अगर आ जाए कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रही है। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है। अगर हम देखें, ये स्टेटमेंट बात कर रही है क्रिटिसिज्म ऑफ एनजीओ की। क्या बात कर रही है? क्रिटिसिज्म ऑफ एनजीओ की। एनजीओ में जो गड़बड़ है, ये कह रहा है कि एनजीओ ना सिर्फ क्या करता है, एक एजेंट बन के रह गया इंपीरियलिज्म का। मतलब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि बहुत से जो एनजीओ है ना, उनको फंडिंग मिलती है, उनको पैसा मिलता है फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी से उन्हें पैसा मिलता है, और जिसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, जहां से पैसा मिल रहा है उसके बेनिफिट के लिए वो एनजीओ वर्क करेगा, उसके बेनिफिट के लिए वो एनजीओ वर्क करेगा। तो एनजीओ को बहुत सारे फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर फॉरेन का कॉर्पोरेशन यानी कंपनी से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिलती है। और उन सब ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की या गवर्नमेंट की अपने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा होते हैं। तो एनजीओ विल ट्राई टू सर्व दैट। एनजीओ उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा, वेस्टर्न स्टाइल को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एजेंट ऑफ इंपीरियलिज्म है। फिर हम कहते हैं कि ये मास को कंफ्यूज करता है, राइट। मासेस यानी जो पब्लिक है उसको कंफ्यूज कर रहा है, किस तरीके से? कि एनजीओ के अपने कुछ हिडन एजेंडा से एनजीओ ऑपरेट कर रहे होते हैं, राइट। तो पब्लिक जो है वो चीजें
कि एक्चुअली में ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वर्क करना चाह रहे हैं या फिर इनका अपना कुछ स्ट्रैटेजिक, पर्सनल या जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अटैच है। तो ये चीज यहाँ पे पब्लिक इस चीज में कंफ्यूज रहती है। इसके अलावा करप्शन की बात है, यहाँ पे हम देखते हैं तो एनजीओज में जो फंड का मिसयूज होता है, कई बार आप सुनते हो बीच में अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 2-3 इयर्स बैक बहुत सारे एनजीओज को बंद किया था, बिकॉज वो जिस पर्पस के लिए बनाए थे वो पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं फंड का। कई बार हमने देखा कि एनजीओ का यूज किया जाता है ब्लैक को व्हाइट करने में, ब्लैक मनी को व्हाइट करने में, राइट। तो दिस इज द थिंग। तो ये डायग्राम तो नहीं था, बट हाँ कुछ टर्म्स थे जो इनिशियली आपके चैप्टर में डायग्राम दिया था तो वो हमने देख लिया। इस तरीके की कुछ पिक्चर हैं, तो ये तो आपसे नहीं डायरेक्टली पूछी जाती है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू वो बात कर रहा है आपसे। जैसे कि इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन के डायमेंशंस बताए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, तो ये सब चीज तो नहीं आएगी, राइट। देखिए अब यहाँ पे आपसे एक टर्म के बारे में जिक्र किया गया, आप यहाँ पे देखिए, मैं छोटी सी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता के चल रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है क्या ग्लोबलाइजेशन इंपीरियलिज्म का ही न्यू नेम नहीं है, या मतलब हमें न्यू नेम की जरूरत क्यों पड़ी। तो इंपीरियलिज्म वर्ड और ग्लोबलाइजेशन में आपको क्वेश्चन दे सकता है ना, डायरेक्टली चैप्टर में नहीं है, बट इंपीरियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिफरेंसेस हैं ये आपसे बात कर सकता है, यहाँ पे आपको दे सकता है। तो इंपीरियलिज्म की जब हम बात करें तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम है जो जहाँ पे क्या होता है, पावरफुल नेशन जो है वो क्या करता है, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करता है टुवर्ड्स द वीकर नेशन, राइट। ये एक ऐसा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम है जहाँ पावरफुल नेशन अपना कंट्रोल एक्सटेंड करता है टुवर्ड द वीकर नेशन, जहाँ पे वो इकोनॉमिक गेन, पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टैब्लिश करता है और उसके जो है बेनिफिट्स वहां से लेता है। क्यों इंपीरियलिज्म होता है, लोगों के इकोनॉमिक मोटिव होते हैं, भाई मुझे इकोनॉमिकली ज्यादा ग्रो करना है, मुझे दूसरी कंट्री या अपनी मिलिट्री का फायदा उठा के दूसरी कंट्री को कैप्चर करना है, अपने कल्चर की सुपीरियरिटी शो करनी है। सो दैट्स व्हाई इंपीरियलिज्म हमें देखने को मिलता है, राइट। तो दिस इज द थिंग। जैसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म भी इंडिया में लंबे समय तक रहा, जो कॉलोनिज्म का कंसेप्ट रहा था वो लंबे समय तक हमें यहाँ देखने को मिला, जैसे जिसको आप कॉलोनिज्म कहते हो। 1947 से अराउंड यहाँ पे हमारा, सॉरी 1947 तक, 1750 से 1947 तक ब्रिटिश का इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे हमारे बीच में रहा था। सो दिस इज इंपीरियलिज्म, ये आपको ध्यान में रखना है। अब समटाइम अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंपीरियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन में अंतर क्या है, ग्लोबलाइजेशन में हम इंटरकनेक्टेडनेस बनाने की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि एक पावरफुल नेशन जो है वो दूसरे को कैप्चर कर ले, हम यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, 2 कंट्री 3 कंट्री जितनी भी कंट्री हैं उनका आपस में म्यूचुअल बेनिफिट हो। इंपीरियलिज्म जो था वो फोर्सफुल था, वहां पे आप डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की बात करते हो। वहीं ग्लोबलाइजेशन मैंने क्या बोला, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है एंड वॉलेंटियरी होता है। ये डिफरेंस क्लियर होना वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाए तो आपके माइंड में पॉइंट्स होने चाहिए। मीनिंग क्लियर हुआ, राइट। वो आपका फोर्सफुल था, डोमिनेंट था, ये म्यूचुअल और वॉलेंटियरी है। आज की डेट में जो है, देखिए ग्लोबल जो इंपीरियलिज्म है वो 19th-20th सेंचुरी में बहुत देखने को हमें मिला, लेकिन आज जो 20th एंड 21st सेंचुरी है वहां जो है ग्लोबलाइजेशन एक डोमिनेंट पोजीशन पे है। जो कंट्रोल करने की कोशिश आप लोग इंपीरियलिज्म में करते हो वो आप मिलिट्री के थ्रू करते हो, मिलिट्री, या फिर आप कोशिश करते हो पपेट गवर्नमेंट बनाने की कि दूसरी गवर्नमेंट को अपने हिसाब से आप रन करोगे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में आप इस तरीके की पॉलिसीज बनाते हो, आप इस तरीके के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करते हो जिससे कि आप लोग अपना जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेड वगैरह ये सब चीजें स्टैब्लिश कर पाओ। क्लियर। उसके बाद अभी सच ऐसे कोई डायग्राम नहीं है, देन ये डायग्राम आता है सीधा, इतना रिलेवेंट नहीं है, खैर इसमें इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। वेट, लेट मी जूम दिस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई होप द थिंग्स आर विजिबल टू यू नाउ। यहाँ पे बोला जा रहा है येस्टरडे, मतलब ये पुरानी सिचुएशन है, ये आज की सिचुएशन है। बोला जा रहा है फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग। मतलब पहले की सिचुएशन में ये बोला जा रहा है कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्री जो है वो अभी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग पोजीशन पे है, दे आर नॉट डेवलप्ड, वो डेवलप्ड नहीं है, वहां पे इश्यूज लाइक हंगर एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ये क्या शो कर रहा है
कि वहां पे इश्यूज लाइक हंगर एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट करते हैं। अपना खाना खा लो, इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में लोग भूखे हैं, वहां पे लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें मिल रहा है, सो बी थैंकफुल। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एक मदर अपने बच्चे को ये बोल रही है, वो शो करता है कि इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्री जो है वो डेवलपिंग है, वो डेवलप्ड नहीं है। वहां पे इश्यूज लाइक हंगर एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां के लोग जो है वो बेसिक नीड्स के लिए भी सफर कर रहे हैं, वहां के लोग जो है वो बेसिक नीड्स के लिए भी सफर कर रहे हैं। बट व्हाट इज द सिचुएशन टुडे? ये इमेज जो है वो शो कर रही है चेंजिंग एस्पेक्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीजों में क्या क्या चेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकल डेवलपमेंट हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ ये क्या कह रही है, अपना होमवर्क फिनिश कीजिए, फिनिश योर होमवर्क, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, तो बाहर से कोई आके आपकी जॉब ले लेगा, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन मेक इट इजियर फॉर द पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाके जॉब जो है वो सिक्योर कर सकता है। सो इंडिया एंड चाइना जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद एक इमर्जिंग डेवलपिंग नेशन के फॉर्म में सामने आई है। एंड ग्लोबलाइजेशन ने आसान कर दिया है मूवमेंट ऑफ पीपल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देखते हो कि कैपिटल, पीपल, आइडियाज जो है वो सब फ्लो कर सकता है। अब कोई मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें देखने को मिलती है, राइट? चेंजिंग एस्पेक्ट शो कर रहा है। पहले ये क्या इशू एड्रेस करता था, अब क्या चीज एड्रेस कर रहा है, वो हमने यहाँ इस डायग्राम में देख लिया है। ठीक है, आगे ये पिक्चर्स है, कि पिक्चर से तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायग्राम से, टेबल में जो रिलेटेड चीजें हैं उनसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज द थिंग जो हमने देखी। आगे और देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन हमारे और बन सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, एंड देन एंड करते हैं इसको। देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए, एक टर्म यहाँ आप देख रहे हैं सेफ्टी नेट, ये भी देख लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ्टी नेट, तो ये इतना रिलेवेंट नहीं है, बट एक वर्ड है सेफ्टी नेट। तो सेफ्टी नेट ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्या होता है? सेफ्टी नेट ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉलिसीज, प्रोग्राम या मेजर जो आप ने डिजाइन करे ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी को, जो आपके इंडिविजुअल, जो आपके लोग हैं और जो कम्युनिटी है, किससे? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से। आप उनको ऐसा सेफ्टी नेट दो जिससे कि जो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट है, बहुत सारे हैं, देखिए, इकोनॉमिक नेगेटिव इम्पैक्ट है, कल्चरल फॉर्म में नेगेटिव है, आपके पॉलिटिकल फॉर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट है, राइट? जैसे कि जॉब लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो रही है, सोशल इनइक्वालिटी आ रही है, ये सारी चीजें, उनसे आप उनको प्रोटेक्शन दे सको। तो सोशल सेफ्टी नेट जो है, दीज आर द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड मेजर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस टर्म का मीनिंग देख लिया, अगर वो पूछ ले कहीं पे भी हमसे, क्लियर? अब यहाँ एक टर्म है एमएनसी। एमएनसी क्या होती है, ये तो लिस्ट बनाने को तो नहीं आएगा। एमएनसी सिंपल है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो कंपनी जो 2 और मोर नेशन में ऑपरेट करती है, जिसके ऑपरेशन 2 या 2 से ज्यादा नेशन में हमें देखने को मिलते हैं, वो होती है मल्टीनेशनल कंपनी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। मतलब एरोप्लेन है यहाँ पे आप मिलिट्री का कुछ देख रहे हैं, राइट? यहाँ पे आपको कोक वगैरह दिख रही है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। ये इमेज बात करती है कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो दिस इमेज प्रिडिक्ट द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो ओवर पावर कर रहा है। वेस्टर्न कल्चर ओवर पावर कर रहा है अदर कल्चर को। और एक टर्म और यहाँ से हमारा निकल के आता है, दैट इज मैकडोनलाइजेशन। अगर पूछ ले व्हाट इज मैकडोनलाइजेशन, तो सीधा मैकडोनल्ड पे लेके बर्गर और ये सब चीजें माइंड में नहीं लाना है आपको। तो मैकडोनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि आपका वेस्टर्न कल्चर जो है वो ओवर पावर कर रहा है। वेस्टर्न कल्चर इज ओवर रूलिंग, राइट? जैसे कि आप देखते हो फूड, मतलब फूड में भी आज की डेट में देखो ना, फूड हैबिट्स में भी, चाहे हम कोक की बात करें, चाहे आप ये मैकडी एंड इस तरीके के आउटलेट्स की बात करें, तो द वेस्टर्न कल्चर इज ओवर रूलिंग द अदर कंट्रीज। हम इंडियन के कंटेक्स्ट में बात करें तो बिल्कुल इंडियन कंटेक्स्ट में वो चीज ओवर रूल कर रही है। तो ये इमेज क्लियर कट कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को शो कर रही है, किस तरीके से जो है कल्चर, मैंने बोला कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर कोई एक छोटी चीज नहीं है, कल्चर को रिलीजन मत मानो। कल्चर इज व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप कैसे क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो, एवरीथिंग जो है वो कंक्लूड करती है कल्चर को। क्लियर? सो दिस इज दैट।
इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात वहां पे हमें देखने को मिलती है। देन इमेजेस से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या कोई और यहाँ पे हमारे पास आउटलेट है, सॉरी कोई और कार्टून है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट। ये देखिए मैकडोनल्ड का वो बना के दे रखा है, मैकडोनलाइजेशन का कंसेप्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो देयर इज नो अदर डायग्राम, कोई और ऐसा डायग्राम नहीं है इस चैप्टर में। जितने डायग्राम थे हमने देख लिया, अब इतना रेलेवेंट भी नहीं है देखिए इसके डायग्राम्स। इसमें से मैंने कुछ टर्म्स भी आपको एक्सप्लेन करे हैं, वो टर्म से तो वहां क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यू लिबरलिज्म देखा, वो जो साइड में बॉक्स में टर्म दिया था वो देखा, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने कोशिश करी है। एक्स्ट्रा टर्म मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ के बता रही हूँ यहाँ पे, इस चैप्टर में तो बहुत कुछ है, तो आई एम नॉट मेकिंग द समरी। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कार्टून्स पे बात कर रहे थे, तो कार्टून्स तो लिमिटेड थे, बट साइड में जो डिटेल्स थी एनसीईआरटी में वो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ कवर कर दी है। इनकेस अभी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस तरीके से आई विल ट्राई कि सारे चैप्टर्स आप लोगों को टाइमली समझा के आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज आपके सीयूईटी दोनों के लिए रिलेवेंट रहने वाले हैं। स्टिल कोई डाउट हो, देन यू कैन मेंशन in the comment box. I'll try to resolve that as soon as possible. So that's all. Thank you everyone. See you in the next video.